Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Javeria Sheikh. My roll number is BP1650100. My group number is 22. Our main topic is hypertensive crisis and my topic is malignant hypertension. Before going to the malignant hypertension, first of all, we know about the hypertensive crisis. So let's start it. Hypertensive crisis. The term hypertensive crisis is defined as a severe elevation in blood pressure, BP, possibly causing organ damage, generally considered to be a diastolic blood pressure greater than 120 mmHg. Hypertensive crisis is a condition in which blood pressure is elevated. ब्लड प्रेशर इसमें बढ़ जाता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस में बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाते हैं। इसमें जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना बढ़ जाता है, 120 mmHg से भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी दो टाइप्स हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस की, एक है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी एंड दूसरी है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी इज द राइज इन ब्लड प्रेशर, नो ऑर्गन डैमेज। इसमें ब्लड प्रेशर एलिवेट होता है लेकिन ऑर्गन डैमेज नहीं होते। बट जो सेकंड कंडीशन है उसमें ब्लड प्रेशर भी एलिवेट होता है और ऑर्गन भी डैमेज होते हैं। Then we have malignant hypertension. Malignant hypertension is extremely high blood pressure that develops rapidly and causes some type of organ damage. इसमें भी हमारे पास क्या होता है कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जो है उसमें जो है ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गन जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। A person with malignant hypertension has a blood pressure that's typically above 180 by 120 mmHg. जिस भी पेशेंट को माइग्रेन हाइपरटेंशन हुआ हुआ होता है उसका ब्लड प्रेशर कितना एलिवेट हो जाता है कि उसका 120 टू 182 बाय 120 180 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन हो जाता है। इसके अलावा 120 जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 120 से बढ़ जाए और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से बढ़ जाए तो कंडीशन कहलाएगी माइग्रेन हाइपरटेंशन। इसको आपने फौरी ट्रीट करना होता है, नहीं तो पेशेंट डेथ और कॉमा भी हो सकता है पेशेंट को। Then we have causes of malignant hypertension, which include the high blood pressure, missing dose of blood pressure medication। कॉजेस में इंक्लूड है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को पहले कोई हाइपरटेंशन था और उसको उसकी मेडिकेशन चल रही थी हाइपरटेंशन के लिए, अगर उसने उनकी डोज को स्किप करना स्टार्ट किया तो ये भी एक मेन कॉज है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का। मेडिकल कंडीशन इंक्लूड यानी कि उनको कोई बीमारी तो नहीं है, उसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे अगर कोई किडनी प्रॉब्लम है, कोई स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, या वो इलीगल ड्रग यूज करता है, अब्यूज ड्रग यूज करता है, उसके एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर है, या फिर कोलेजन वेस्कुलर डिजीज है। Signs and symptoms. Signs and symptoms include symptoms associated with malignant hypertension are highly variable and reflect the degree of damage to specific organ systems. इसमें क्या है कि जो malignant hypertension के जो symptoms हैं वो बहुत ज़्यादा variable होते हैं and वो reflect करते हैं कि degree of damage to specific organ system। इसमें हमारे पास organ system जो है वो damage हो रहा है। अब जो primary site है organ की बात कर रहे हैं तो CNS, heart, kidneys और eyes हैं। सीएनएस में सीवियर हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस एंड एनोरेक्सिया हो जाएगा, जबकि जो कार्डिक वाले में यानी कि हार्ट में क्या होगा, हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडिमा, एंजाइना पेक्टोरिस एंड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। ऑक्यूलर में हमारे पास पेपिलो एडिमा हो जाएगा, जिसमें हमारे पास ब्लरी विजन और लॉस ऑफ विजन होगी, वेवी विजन वगैरह हमें नजर नहीं आना शुरू होगा। रीनल कंप्लेन की बात करें तो इसमें हमारे पास एलिवेटेड सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, हिमेटोयूरिया है और प्रोटीनोयूरिया है एंड क्रिएटिनिन के लेवल भी इसमें बढ़ जाएंगे। These are the signs of malignant hypertension. These are the symptoms of malignant hypertension. Symptoms include headache and visual changes, which is affecting the CNS, chest pain and dyspnea affecting the heart, frequently asymptomatic है, हमें फौरन से इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी होगी। सिम्टम्स में अगर वो किडनी में प्रॉब्लम करे तो प्रोटीनूरिया, अगर हार्ट में करे तो इरिथमिया, और अगर वो आई में कर रही है तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी इंक्लूड है इसमें। Then we have case study.
A 42-year-old male with no significant past medical history presented to the emergency department after being seen at the optimist for a complaint of blurry vision and was found to have markedly elevated blood pressure. He reported wavy vision from his left eye as well as decreased peripheral vision and decreased color vision. He noted 3 episodes of left-sided headache over the last month but has otherwise felt well. He reported no chronic medication, no substance of abuse. Family history was significant for a brother with diabetes. Review of system was negative aside from the above mentioned visual changes. He reported no chest pain, no shortness of breath, no abdominal complaint, and no urinary complaint. Physical exam was significant for severe hypertension with blood pressure of 245 by 155. Otherwise, his exam was unremarkable. A report from the optometry clinic noted that he had retinal changes consistent with hypertensive emergencies. केस स्टडी के मुताबिक अगर हम देखें कि पेशेंट की आई में प्रॉब्लम है, इसके अलावा उसको हेडेक है, ये दोनों सिम्टम्स इंडिकेट कर रहे हैं कि पेशेंट को जो है वो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है और उसका ब्लड प्रेशर कितना राइज हुआ है 245 बाय 155। और जो रिपोर्ट है उसमें क्या शो कर रहा है कि आई में उसके पेपिलो एडिमा हुआ है जिसकी वजह से उसको वेवी विजन नजर नहीं आ रहा और विजन जो है वो ब्लरी हो गई उसकी वजह से उसकी। Then we have SOAP notes. SOAP notes में subjective, objective, assessment and plain. Subjective is the gender, which is the male. Age उसकी कितनी है 42-year-old है. Sign and symptoms की बात करें तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा एलिवेट हुआ है, उसको हेडेक है फ्रॉम द लास्ट मंथ से और वेवी और ब्लरी विजन ऑफ लेफ्ट आई है। इससे हमने वो किया है, इसको डायग्नोस किया है कि उसको जो है वो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है। हिस्ट्री की बात करें तो उसके भाई को जो है वो डायबिटीज हुई हुई है, तो फैमिली हिस्ट्री आ जाएगी उसकी। ना ही वो कोई क्रॉनिक मेडिकेशन इस्तेमाल करता है, ना ही कोई सब्सटेंस ऑफ अब्यूज, ना उसको चेस्ट पेन में प्रॉब्लम है, ना उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ना एब्डोमिनल कंप्लेन है और ना ही कोई यूरिनरी कंप्लेन है। देन वी हैव ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में ब्लड प्रेशर उसका कितना आ रहा है 245 बाय 155 एमएमएच है। ब्लड शुगर का लेवल आपने चेक करना है क्योंकि उसके भाई को जो है वो डायबिटीज है, दैट्स व्हाई। ऑप्टोमेट्री रिपोर्ट के मुताबिक ब्लरी और वेवी विजन है उसकी आई में। असिस्टमेंट की बात करें तो मैग्नेट हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं उसको हमें फौरन से उनको इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन करवानी होती है, उनको हमें फौरी तौर पे आईसीयू में एडमिट करना होता है और इसके अलावा हमें एडमिनिस्ट्रेशन करवानी होती है पेरेंटल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की, ताकि आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो सके। इफेक्टिव थेरेपी की वजह से क्या होगा कि अब पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और जिसकी वजह से उसका ऑर्गन जो है वो डैमेज होना भी रुक जाएगा। और इसके अलावा ट्रीटमेंट या आपका जो ऑर्गन डैमेज हो रहा है उसके लिए भी आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो करनी होगी। देन वी हैव प्लान। Plan include the gentleman was admitted to the ICU intensive care unit for malignant hypertension. आईसीयू में हमने उसको एडमिट कर दिया है क्योंकि मैग्नेट हाइपरटेंशन थी। इसकी ड्रग ऑफ चॉइसेस की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले हमने यूज की है रैपिड एक्टिंग पेरेंटल एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो सके फौरी तौर पे, क्योंकि इतना ज्यादा हाई था 245 बाई 115 था। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उनको रिड्यूस करवाने के लिए हमने पहली ड्रग यूज करी है इनालाप्रिलेट, जो कि एस इनहिबिटर है, मतलब कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है। वो हमारी ब्लड वेसल को बहुत ज्यादा रिलैक्स करती है और वाइडन करती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर हम उसकी डोजेज की बात करें तो उसकी डोज हमारे पास कितनी है कि 1.25 से लेकर 5 मिलीग्राम हमें देनी है हर 6 घंटे बाद, और उसको आपने जो है वो 36 घंटों तक जो है वो टॉलरेट करना है। और मैक्सिमम विद मैक्सिमम डोज कितनी है उसकी, मैक्सिमम डोज होगी 20 मिलीग्राम पर डे, यानी कि 20 मिलीग्राम से ज्यादा ना हो एक दिन में। इनाला प्रिलेट की बात थी। देन वी हैव द लेबिटलॉल। लेबिटलॉल जो कि बीटा ब्लॉकर है और वो वैसोडाइलेटर भी है, वो डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को और सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को। उसकी डोज है हमारे पास 20 मिलीग्राम, आपने डोज देनी है आईवी ओवर 2 मिनट। 2 मिनट बाद आपने 20 मिलीग्राम डोज देनी है, क्योंकि हमने उसका ब्लड प्रेशर को जो है वो क्या करवाना है, रिड्यूस करवाना है। और इसके अलावा दूसरी क्या है कि 40 to 80 मिलीग्राम दे दो 10-10 मिनट बाद, या तो 20 मिलीग्राम दो 2-2 मिनट बाद, या फिर 40 to 80 मिलीग्राम दो 10-10 मिनट बाद, बट नॉट एक्सटीड टू 300 मिलीग्राम। लेकिन आपने जो है वो 300 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं देनी है। निकार्टिपीन जो थर्ड ड्रग है हमारे पास, उसका वो हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। वो हमारे पास क्या करती है, वो सेरिब्रो वेस्कुलर स्मूथ मसल को रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है।
ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है कि इसमें आपने कंटिन्यूस इन्फ्यूजन करवानी होगी 3 to 5 मिलीग्राम पर आवर फॉर 15 मिनट। फिर हम उसमें इंक्रीमेंट करेंगे 0.5 to 1 मिलीग्राम का। इंक्रीमेंट मीन्स कि 3, अगर आप हमारे पास अगर हमें 3 ड्रग ले रहे हैं तो उसके बाद जो 15 मिनट बाद हमें उसकी डोज को बढ़ाना है, तो हमें 0.5 बढ़ाएंगे तो 3.5 मिलीग्राम हो जाएगी, और अगर हम 1 बढ़ाएंगे तो 3 से लेके 3-4 हो जाएगी। ठीक है। इन्फ्यूजन रेट और इसका मैक्सिमम 15 मिलीग्राम पर आवर यानी कि 15 मिलीग्राम से ज्यादा ना हो। अगर बीपी जो है वो स्लो होना शुरू हो गया और जो है वो स्टार्टिंग सही है कि मतलब एक्सेप्टेबल डोज हो रही है और ये ड्रग आपके लिए काम कर रही है, उसके बाद आप इस आईवी को शिफ्ट कर दोगे ओरल थेरेपी में। यही इन्हीं ड्रग को आपने ओरल थेरेपी लेनी है। इनहाला पीरियड की डोज हमारे पास है कि 2.5 to 5 मिलीग्राम पर ओरल क्यू डे, और मैक्सिमम कितनी है उसमें 10 to 40 मिलीग्राम पर डे पर ओरल क्यू डे। लेबिडोल की डोज हमारे पास है 100 मिलीग्राम पर ओरल क्यू 12 आवर्स। मतलब आपने जो है वो 100 मिलीग्राम की आपने 2 टैबलेट्स लेनी है एक दिन में लेबिडोल की। इसके अलावा निकार्डिपिन की आपने डोजेज लेनी है 20 मिलीग्राम दिन में 3 दफा। टू प्रिवेंट फर्दर ऑर्गन डैमेज ट्रीटेड विद थेरेपी स्पेसिफिक टू द ऑर्गन दैट इज डैमेज। फिर आप जो है जिसका जो आपका जो भी ऑर्गन डैमेज हुआ हुआ है उसके लिए आपने जो है उसके लिए आपने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आप करोगे उसके लिए। Then we have notes. Notes include the antihypertensive drug should be used cautiously in patient group at high risk for developing hypertensive complications such as the elderly and patient with severely defective autoregulatory mechanism। उन पेशेंट में हमें इसको जो है यूज करने से कॉशियस देना होगा। एक हमारे पास एल्डरली पेशेंट होगा और दूसरे जिनका जो है वो डिफेक्टिव ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। देन वी हैव पेशेंट हु हैव क्रोनिकली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, और इसमें ये बात लिखी हुई है कि अब पेशेंट का जो है कैसा होता है कि हाइपरटेंशन में मैग्नेट हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा एलिवेट हुआ हुआ होता है। अगर हम ड्रग दे रहे हैं तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा जो है वो लो हो जाएगा। तो ये भी कंडीशन जो है वो एलिवेट, ये भी कंडीशन जो है वो सही नहीं है। एंड द अमाउंट ऑफ रिडक्शन अप्रोप्रिएट फॉर दोज पेशेंट्स समवॉट लेस देन फॉर दोज हुज बीपी इज एक्चुअली एलिवेटेड। मतलब कि हमें इसमें देखना है कि अगर पेशेंट का जो है वो बहुत ज्यादा एलिवेट हुआ है ब्लड प्रेशर, तो हम जो है वो पहले घंटे में जो है वो 25% तक कम कर रहे होते हैं आर्टीरियल प्रेशर। उसके बाद जब हमारे पास वो स्टेबलाइज हो जाता है डोज, फिर हम जो है वो डोज जब स्टेबलाइज हो जाती है तो फिर हम वो डोज चलाते हैं। पहले हम कम कम डोज स्टार्टिंग में देते हैं, फिर हम बाद में जो है वो जब स्टेबलाइज हो जाती है फिर हम वो स्टेबलाइज डोज पेशेंट को देते हैं और फिर उसका जो है वो ट्रीटमेंट देखते हैं। और ये हमारे पास कुछ इनिशियल थेराप्यूटिक गोल्स थे। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।